यह लड़का जैसे ही शार से बाहर निकलता है एकदम फ्रीज हो जाता है। उसकी नजर सीधा नीचे पड़ती है, लेकिन उसकी शैडो गायब है। पहले उसे लगता है शायद वो बस इमेजिन कर रहा है, लेकिन चाहे वो कितनी भी जगह देख ले शैडो कहीं भी नजर नहीं आती। वो पूरा रूम सर्च करता है, हर कोने तक देख लेता है, फिर भी कुछ नहीं। और तभी अचानक वो उसके सामने आ जाती है, उसकी अपनी शैडो। लेकिन अब वो उससे अलग खड़ी है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। एक सेकंड के लिए बंदा पूरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है। क्या ये जिंदा है? क्या ये डेंजरस है? क्या ये उसे मारने वाली है? लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या पता वो इसे कंट्रोल कर सकता हो। थोड़ा हेजिटेट करते हुए वो शैडो को बोलता है कि अपना हाथ उठाओ, और वो तुरंत हाथ उठा देती है। हाँ, यहाँ कुछ सीरियसली ऑफ चल रहा है। पिछले कुछ वक्त से जैंग यू के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। सबसे पहले उसकी आंखों में दर्द शुरू होता है, और वो लोगों के सर के ऊपर हेल्थ बार्स देखना शुरू कर देता है। फिर चीजें और भी वियर्ड हो जाती हैं। कभी कभी उसे पूरे शहर के विजन्स दिखते हैं, जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मॉन्स्टर्स एक दूसरे को काट रहे होते हैं, और फिर एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसे अपनी चेस्ट पर एक मिस्टीरियस टैटू भी मिलता है जो किसी डार्क पावर की एनर्जी छोड़ रहा होता है। और अब उसके पास एक जिंदा शैडो है जो उसकी हर कमांड फॉलो करता है। ये सब देखकर हमारा बंदा एक्साइटेड हो जाता है, और वो शैडो को और कमांड्स देना शुरू करता है। बंदा लिटरली अपनी शैडो से डांस तक करवा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सर दर्द करने लगता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर ये शैडो आया कहाँ से। तभी उसकी चेस्ट के टैटू से एक अजीब ग्लोइंग ऑर्ब निकलता है और स्क्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्क्रीन उसे शैडो के स्टैट्स और एट्रीब्यूट्स दिखा रही होती है। उसके पास अभी सिर्फ एक एबिलिटी है जिसका नाम है शैडो डिवॉरिंग। वो प्लस आइकन पे टैप करता है और उसे शैडो के बारे में और डिटेल्स मिलती हैं। शॉर्ट में बोले तो उसकी शैडो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है, उसकी मेमोरीज तक सेम है। शैडो उसकी कमांड्स फॉलो करेगा, लेकिन वो खुद से सोच नहीं सकता। जॉन्ग क्यूरियोसिटी में अपना हाथ शैडो के अंदर से पास करता है और रियलाइज करता है कि उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। वो शैडो से पूछता है कि क्या उसके पास उसकी सारी मेमोरीज हैं, और शैडो सर हिलाकर हाँ कर देता है। ये देखते ही हमारा बंदा सीधा टेबल पर जंप करता है और अपना मैथ होमवर्क निकाल लेता है। वो शैडो से पूछता है कि क्या वो होमवर्क में हेल्प कर सकता है। जैंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि शैडो एक्चुअली पेन पकड़ सकता है। इससे उसके दिमाग में डाउट आता है कि क्या वाकई इसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। लेकिन क्योंकि शैडो खुद से सोच नहीं सकता, वो मैथ होमवर्क सॉल्व नहीं कर पाता और पेन गिरा देता है। जैंग गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ये होमवर्क तो वो खुद 2 मिनट में कर लेता। फिर वो सोचता है शायद टेस्ट ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस बार वो शैडो को क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलता, बल्कि लेसन को मेमोरी से लिखने को बोलता है। इस बार शैडो काम शुरू करता है और लिखना शुरू कर देता है। हमारा बंदा सोचने लगता है कि अब उसे सुपर ह्यूमन बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी शैडो तो टेस्ट में सीधा चीटिंग करवा सकती है। शायद उसे अपनी सारी बुक्स भी बेच देनी चाहिए। जैंग को इस चीज में इनसेन पोटेंशियल क्लियरली लिख रहा होता है। वो दोबारा एट्रीब्यूट पैनल खोलता है और कुछ और ढूंढने लगता है। वो शैडो टेक्निक के नीचे वाले प्लस आइकन पे क्लिक करता है, और पता चलता है कि वो डार्कनेस से शैडो पॉइंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये डेड ऑब्जेक्ट्स पर भी यूज हो सकता है। जैंग सोचने लगता है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि डार्कनेस या ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करना पड़ेगा या नहीं। वो रूम में इधर उधर देखने लगता है और कॉर्नर में पड़ी शैडो नोटिस करता है। उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इससे वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि एबिलिटी के साथ कोई मैनुअल या बिगिनर गाइड भी नहीं है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो बताता है कि उसकी आईज में अननोन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इससे उसे एक नई एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है शैडो प्यूपिल, जिसे एक्टिवेट करके वो दुनिया का डार्क साइड देख सकता है। जैंग सोचता है क्या ये वही जगह है जो उसने पहले विजन्स में देखी थी। वो डिसाइड करता है कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेगा और जल्दी नहीं करेगा। अपनी न्यू पावर्स के बारे में सोचते हुए वो शैडो की तरफ मुड़ता है और उसे चीटिंग बंद करने को बोलता है। इसके बजाय वो उसे पुशअप्स करने का ऑर्डर देता है। शैडो उठता है और धीरे धीरे जमीन में घुसने लगता है। जैंग पैनिक कर जाता है और सोचता है उसकी शैडो कहीं कहाँ। कुछ पल बाद शैडो दोबारा जमीन से बाहर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैंग उससे पूछता है कि वो कहाँ था, और शैडो बताता है कि वो डार्क साइड में था। जब वो पूछता है कि वहां क्या कर रहा था, शैडो बोलता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा था जैसे उसने ऑर्डर दिया था। जैंग सोचने लगता है कि शायद डार्क साइड में प्रैक्टिस करना ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर वो शैडो को डिसमिस करता है और उसे वापस जाने की परमिशन दे देता है। शैडो के जाने के बाद वो टेबल पर बैठ जाता है और सीरियस काम करने की तैयारी करता है। अगली सुबह हम उसे डेस्क पर सोया हुआ देखते हैं और वो सपने में खाना देख रहा होता है। अचानक वो जाग जाता है और उसकी बैक दर्द कर रही होती है, क्योंकि वो पेट के बल सो गया था। इसी वक्त डोर पर नॉक होती है। जैंग डोर खोलता है और सामने उसकी गर्लफ्रेंड और क्लासमेट लू याओ याओ खड़ी होती है। वो उसके ऊपर 93 का हेल्थ बार नोटिस करता है और सोचता है कि इस वक्त ये कम क्यों हुआ। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद पोल्यूशन की वजह से है, क्योंकि उसकी शैडो डार्क साइड से वापस आई थी। वो उससे पूछता है कि वो इतनी सुबह क्यों आई है, और वो बताती है कि उसने उसकी न्यू ड्राइंग के बारे में सुना है। वो उसकी डिजाइन कलेक्शन देखना चाहती है। याओ याओ थोड़ी डर जाती है जब जैंग बहुत तेज से डोर बंद कर देता है। वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन हमारा बंदा शॉक में खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ क्रैक्स बन गए हैं। उसे खुद अपनी
स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं होता। उसकी गर्लफ्रेंड भी सरप्राइज से देखने लगती है और उसके पूरे बॉडी को एनालाइज करना शुरू कर देती है। अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद वो पूछती है क्या वो जिम जा रहा है। फिर वो खुद ही अपना सवाल डिसमिस कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ये लड़का तो लोनर है जो सालों से एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन फिर भी ये अजीब है कि उसकी बॉडी में ओवरनाइट इतने मसल्स कैसे आ गए। वो उसके मसल्स को टच करने लगती है और पूछती है क्या उसने कुछ किया है। जैंग मना कर देता है और बोलता है कि वो बस रोज अपनी बुकशेल्स उठाता है। हमारा बंदा रियलाइज करता है कि शैडो की एक्सरसाइज का इफेक्ट उसके खुद के बॉडी पर भी आ रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं होता कि इतनी कम एक्सरसाइज से ये बॉडी बन सकती है और वो सोचती है शायद वो एनहांसमेंट ड्रग्स ले रहा है। वो उसे बोलती है कि अभी भी वक्त है वापस मुड़ने का। जैंग मजाक में बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने बैक पॉकेट से कुछ निकालने लगती है। जैंग चीख पड़ता है और पूछता है क्या वो उस पर कोई लीथल वेपन यूज करने वाली है। याओ याओ एक रिस्ट बैंड निकालती है और बताती है कि पोल्यूशन इंडेक्स टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है। एलियन रेसेस को मारना, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंजेस्ट करना और रिजेंटमेंट जैसे इमोशंस इस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर का पोल्यूशन टाइम पर प्योरीफाई ना हो तो वो एबनॉर्मल फॉर्म में बदल सकता है। जैंग ये सुन के अंदर ही अंदर हंसता है क्योंकि उसे नहीं लगता है कि उसकी चेस्ट वाली चीज में कोई पोल्यूशन होगा। लेकिन उसका अम्यूजमेंट शॉक में बदल जाता है जब मशीन उसके चेस्ट डिवाइस के साथ रिएक्ट करने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड गन लेकर रेडी खड़ी है, जरूरत पड़ी तो शूट करने के लिए। वो अपनी पूरी विल पावर से खुद को काम करने की कोशिश करता है और रिएक्शन रुक जाता है। रिजल्ट नॉर्मल आता है और दिखाता है कि उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है। वो रिलीफ की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि वो सेफ है। वो बताती है कि उसके डैड ने उसे हमेशा हर चीज में केयरफुल रहना सिखाया है। ये सुनकर जैंग बोलता है कि उसने रिसेंटली कुछ फेमस कॉमिक कैरेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और पूछता है क्या वो देखना चाहेगी। याओ याओ तुरंत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो ड्राइंग्स देखने के लिए बहुत ईगर है। बाद में जैंग थोड़ा शांत होकर सोचता है और रियलाइज करता है कि वो कितना क्लोज था पकड़े जाने के। वो सिस्टम विंडो खोलता है और एक नोटिफिकेशन पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी शैडो वर्ल्ड में एक्सरसाइज कर रही है और उसे शैडो पॉइंट्स मिले हैं। जैसे जैसे वो बाकी नोटिफिकेशंस पढ़ता है उसे समझ आता है कि उसकी शैडो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और सोचने लगता है क्या उसकी शैडो पूरी रात ट्रेनिंग करती रही। शैडो बिना रुके ट्रेनिंग करती रहती है और हमारा बंदा ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स फील करने लगता है। लेकिन उसे लगता है कि ये एक्सरसाइजेस अभी भी काफी नहीं है, डिफिकल्टी और बढ़ानी पड़ेगी। वो शैडो को पुशअप्स और प्लैंक्स करने का ऑर्डर देता है और ये नॉर्मल प्लैंक्स नहीं होते। वो शैडो को बोलता है कि एक हाथ की सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप करे और टाइगर पोज में पुशअप करे। जिन अपनी शैडो से मार्शल एक्सरसाइजेज और स्क्वाट्स भी करवाता है। फिर वो डिफिकल्टी और बढ़ा देता है, वेट्स के साथ रनिंग अब्डोमिनल एक्सरसाइजेज भी ऐड कर देता है। इसी बीच याओ याओ मेन कैरेक्टर के रूम के बाहर खड़ी होती है और उसे अंदर से कमांड्स देते हुए सुन लेती है। उसे लगता है कि जैंग एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहा है और उसके डाउट्स शायद बेकार थे। ये सोचकर उसे रिलीफ मिलता है कि जैंग के साथ कुछ गलत नहीं है। वो घर लौट जाती है और कॉमिक्स पढ़ने लगती है। सीन शिफ्ट होता है डिजास्टर कैलेंडर के ईयर 99 पर। डेट है 28 जनवरी और ये शैडो मिलने का पहला दिन है। शैडो पूरी रात बिना थके ट्रेनिंग करती रहती है। जॉन अपनी शैडो की कांस्टेंट ट्रेनिंग की वजह से स्ट्रांग होता जा रहा है। जिन सोचता है कि उस जैसे यंग लोगों के लिए करंट सिचुएशन से सैटिस्फाई हो जाना शर्म की बात है। अगले दिन वो शैडो के लिए और ट्रेनिंग अरेंज करता है और रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। वो सोचता है कि शायद अब वो सिर्फ एक पंच से याओ याओ को भी मार सकता है, लेकिन तुरंत रियलाइज करता है कि उसे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। उसका अंकल ली जो नाइट पेट्रोल में काम करता है उससे मिलने भी आता है, लेकिन उसे जैंग में कोई अनयूजुअल चीज नोटिस नहीं होती। अंकल ली अब बूढ़ा हो रहा है और उसका एक हाथ भी नहीं है। जैंग सोचता है कि अब वो एक पंच में 3 अंकल ली और 10 याओ याओ को गिरा सकता है। अगले दिन वो और ज्यादा मेहनत करता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज पाने के लिए उसे और मेहनत करनी ही होगी। वो डिसाइड करता है कि और ज्यादा स्ट्राइव करेगा। 24 जनवरी को वो शैडो को हार्ड ट्रेनिंग करवाता है, जबकि खुद अपना काम करता रहता है। 25 जनवरी को भी वही रूटीन रिपीट होता है। शैडो ट्रेनिंग करती रहती है और वो काम करता रहता है। 26 जनवरी को वो खुद ट्रेनिंग करने की इनिशिएटिव लेता है, लेकिन सिर्फ 10 पुशअप्स में ही गिव अप कर देता है। लेकिन शैडो पॉइंट्स की ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसे सिर्फ 8 शैडो पॉइंट्स मिले हैं और वो सोचता है कि 10 पॉइंट्स तक पहुंचने और शैडो पोजीशन एक्टिवेट करने में कितना टाइम लगेगा। वो अज्यूम करता है कि अगर वो खुद डार्क साइड में एंटर करे तो शायद फास्टर इंप्रूव करे। तभी उसके पैरों के नीचे से एक ब्लैक स्वर्ल निकलता है जो धीरे धीरे उसे अंदर खींच लेता है। वो फ्लोर में वैनिश हो जाता है और डार्क साइड में पहुंच जाता है। उसकी सरप्राइज की बात ये होती है कि वो अब भी अपने ही रूम में खड़ा है। वो सोचता है क्या ये सच में डार्क साइड है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उसके रूम जैसा ही लग रहा है। वो बाहर जाके डार्क साइड एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। कुछ मिनट पहले जब उसने डार्क साइड में एंटर करने की कोशिश की थी तो वो बस अपने रूम में ही अपीयर हुआ था। पता चलता है कि वो रूम के अंदर से डार्क साइड एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सप्लोर करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो रूम से बाहर निकलता है।
डार्क साइड बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी ही दिखती है। ये देखकर वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और चलने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है शायद कोई इंसान हो जो उसे यहाँ गाइड करे। लेकिन पीछे से एक अजीब क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। वो अटैक को सक्सेसफुली डॉज कर लेता है। क्रिएचर एक मॉन्स्टर जैसा लगता है जिसके रेड आईज हैं। वो फिर से जैंग पर अटैक करता है, लेकिन जैंग हर अटैक डॉज करता रहता है। मेन कैरेक्टर तुरंत अपने शैडो सर्कल को ओपन करने का ऑर्डर देता है और उसमें जंप कर जाता है। लकी बात यह होती है कि वो शैडो सर्कल के थ्रू डार्क साइड से बाहर निकल आता है और उस क्रिएचर से बचकर निकल जाता है। ये एक्सपीरियंस उसे बुरी तरह दड़ा देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्रिएचर अचानक से उस पर अटैक क्यों कर रहा था। अच्छी बात यह थी कि इतने दिन की ट्रेनिंग ने उसे इतना फ्लेक्सिबल बना दिया था कि वो बच निकला। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो उस क्रिएचर से बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। 28 जनवरी को वो दोबारा डार्क साइड में एंटर करता है और उसी क्रिएचर से लड़ता है। इस बार उसे हिट लग जाती है। अगले दिन वो फिर एंटर करता है, लेकिन बदला नहीं ले पाता। इस बार उसके चेस्ट पर बुरी तरह हिट लगती है। 30 जनवरी को उसे 3 बार हिट लगती है और उसके एचपी का 6% कम हो जाता है। मेन कैरेक्टर एक दिन का ब्रेक लेता है और घर पर रिकवर करने का डिसाइड करता है। याओया उसकी वूंड्स का ख्याल रख रही होती है। वो उससे पूछती है क्या उसका किसी से फाइट हुआ था। वो कैजुअली बोलता है कि ये स्कार्स उसके मेडल्स हैं। याओया उसके स्कार्स का मजाक उड़ा देती है और बोलती है कि जैसे जैसे उसका बॉडी स्ट्रांग होगा वो एरोगेंट बन जाएगा। जैंग उसकी बात को इग्नोर करता है और अपकमिंग मार्शल आर्ट्स टेस्ट के बारे में पूछता है। टेस्ट बस एक महीने दूर है और वो लाओ का प्लान जानना चाहता है। लगता है जैसे वो उसके बारे में भूल ही गई हो। डिजास्टर ईयर में काफी इंडस्ट्रीज अनपॉपुलर हो चुकी हैं, स्पेशली कल्चरल और आर्ट इंडस्ट्रीज। आर्ट रिलेटेड लोग सोसाइटी के बिल्कुल बॉटम पर चले गए हैं। अब लोग एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि नेशनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। नाइट गार्ड्स ने काफी अटेंशन अट्रैक्ट किया है और वो स्टार्स बन चुके हैं। जो लोग नाइट गार्ड बनना चाहते हैं उन्हें स्टेट के मार्शल आर्ट्स एग्जाम को पास करना पड़ता है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को पास कर लेते हैं उनकी जिंदगी स्पेशल बन जाती है। याओ याओ बताती है कि वो मार्शल आर्ट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। जैंग के लिए सरप्राइजिंग होता है क्योंकि वो एक्चुअली म्यूजिक सीखना चाहती है। जैंग उसे एनकरेज करता है कि वो म्यूजिक सीखने जाए, लेकिन उसे डाउट है कि उसके फादर अग्री करेंगे या नहीं। उसके फादर नाइट पेट्रोल डिपार्टमेंट की सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। उनका डेजिग्नेशन एक सेकंड जनरेशन एम्प्लॉई के बराबर है, जो सिविल सर्विस एग्जाम नहीं देता लेकिन इंडिपेंडेंट वर्कर बन जाता है। याओ याओ को अपने फादर की टेंशन नहीं है। उसे एक्चुअली नए लॉ से डर लग रहा है जिसमें कहा गया है कि इस साल सबको मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना ही होगा और अप्लाई कंपलसरी है। जैंग को इस बात पर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि अथॉरिटीज लोगों की विशेष की परवाह नहीं करती। उन्होंने एवरेज क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी जनरल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने की परमिशन दे दी है। याओ याओ बताती है कि नाइट पेट्रोल पर प्रेशर बढ़ गया है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो भी मार्शल आर्ट्स एग्जाम जरूर देगी। जैंग को लाओ का वो इंस्ट्रूमेंट याद आता है जो वो लास्ट टेस्ट में लेकर आई थी। उसे टेस्ट डे की कई छोटी छोटी बातें भी याद आती हैं जहां वो खुद को हाइड नहीं कर पाया था। फिर भी उसे होप है कि उसका छोटा गाइड उसे गलत कैंप्स में नहीं डालेगा। वो याओ याओ की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि जो रीएजेंट वो लास्ट टाइम लाई थी क्या उससे एलियन स्पीशीज और सुपरनैचुरल बींग्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। याओ याओ कहती है कि नहीं, वो टूल सिर्फ एलियंस और सुपरनैचुरल बींग्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। वो ये भी ऐड करती है कि अगर कभी उसका सामना किसी सच में डेंजरस एलियन से हो जाए तो जितना फास्ट हो सके भाग जाना चाहिए और मरने से पहले इमरजेंसी कॉल कर देना चाहिए। जैंग उस डिफरेंट टाइप के एलियन के बारे में और पूछना चाहता है, लेकिन याओ याओ टॉपिक चेंज कर देती है। वो बताती है कि उसकी इंजरीज अब हील हो चुकी हैं और वो जल्दी वापस आएगी। जैंग हल्की सी खांसी करता है और उससे पूछता है कि उसे उसकी फैमिली के पास जो बेसिक पैरानॉर्मल इन्फॉर्मेशन है क्या वो मिल सकती है। याओ याओ सोचने लगती है कि क्या वो फ्यूचर में पब्लिक एग्जामिनेशन देना चाहता है। वो क्लियर करता है कि वो बस पहले से जानना चाहता है क्योंकि इस साल मार्शल आर्ट्स टेस्ट मैंडेटरी है। फिर वो ये भी बताता है कि वो सुपर ह्यूमंस और एलियन ब्लड पर एक कॉमिक बनाना चाहता है। सुपर ह्यूमन कॉमिक का आइडिया सुनते ही याओ याओ एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। जैंग उसे अपना इनिशियल आइडिया बताता है। कॉमिक एक पतले दुबले लड़के बेन के बारे में है जिसे स्कूल में बुली किया जाता है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा होता है। अपने फ्रेंड्स और टीचर्स की मदद से वो नाइट वॉच के लिए सिलेक्ट हो जाता है और सुपर वॉरियर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर पर रिलाय करता है। ट्रांसफॉर्मेशन और सुपर सोल्जर सीरम के इंजेक्शंस लेने के बाद वो पावरफुल लीडर कैप्टन बेन बन जाता है, लेकिन नाइट पेट्रोल में उसे बैटलफील्ड पर भेजने के बजाय हाई रैंकिंग गैदरिंग्स में भेजते हैं। वॉचमैन चाहता है कि वो वेल्दी फैमिलीज और नोबल लेडी से एक्वेंटेड हो। जैंग अपनी कॉमिक का प्लॉट नरेट करता रहता है और याओ याओ एक्साइटमेंट के साथ सुन रही होती है। बाद में याओ याओ उसे अपने घर ले जाती है जो उसी स्ट्रीट पर है। दोनों उसके रूम में एंटर करते हैं और वो जैंग को वेट करने को बोलती है क्योंकि उसे अपने डैड के रूम से कुछ मटेरियल्स लाना है। जैसे ही वो जा रही होती है जैंग उसे रोक लेता है क्योंकि उसे एक कॉमिक मिलता है जो सिबलिंग लव पर है।
वो कहती है कि ये उसका नहीं है, उसकी फ्रेंड यहाँ छोड़ गई थी। फिर वो चली जाती है और उसे वार्न करती है कि उसके सामान को टच ना करे। उसके जाने के बाद जैंग सोचता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली, उसे म्यूजिक से प्यार है और वो अपने चाइल्डहुड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को फेंकना नहीं चाहती। उसे याद आता है कि बचपन में वो हमेशा उसे जबरदस्ती अपना म्यूजिक सुनवाती थी, चाहे उसे इंटरेस्ट हो या नहीं। वो उसकी टेप्स में से एक प्ले करता है और बचपन की यादें याद करता है। तभी याओ याओ वापस आती है और पूछती है क्या अब उसे म्यूजिक पसंद आने लगा है। मेन कैरेक्टर बचपन की मेमोरीज से बाहर आता है। वो याद करती है कि पहले वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानता तक नहीं था। वो उसकी बात को लाइटली इग्नोर करता है और एक वीआर डिवाइस देख लेता है। वो उसे पहन लेता है और तुरंत एक अबिस में गिरने लगता है। वर्चुअल रियलिटी उसके लिए बिल्कुल रियल लगती है। अननोन वर्ल्ड टैबूज और डेंजर से भरा हुआ है, जो डिजास्टर्स का सोर्स है। एलियंस इसी मिस्टीरियस जगह में पैदा होते हैं और लगातार रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। जैंग सोचता है क्या यही वो स्पीशीज हैं जो उसने हॉस्पिटल में देखी थी। रियल वर्ल्ड और अबिस के बीच एक शैडो लेयर होती है जिसे वर्ल्ड का डार्क साइड कहा जाता है। डार्क साइड असल में रियल वर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। अब इसके क्रैक्स खुलने से पहले एलियन स्पीशीज शैडो लेयर के थ्रू ही दुनिया में घुस आती थीं। नाइट गार्डियंस उनके एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनके कंट्रोल से निकल जाते हैं। हर 2 महीने में शैडो लेयर रीसेट होती है ताकि जो सीन अभी दिख रहा है वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सके। उस वक्त एलियन स्पीशीज की संख्या बहुत बढ़ जाती है और उन्हें टाइम पर एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि शैडो लेयर ह्यूमंस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत वीकन कर देती है, इसलिए 4th लेवल से ऊपर के लोगों को वहां जाने की रिकमेंडेशन नहीं होती। शैडो लेयर का विजिबल रेंज सिर्फ 3 से 5 मीटर होता है और स्ट्रेंथ बढ़ने पर यह रेंज भी बढ़ जाती है। शैडो लेयर बहुत पोल्यूटेड होती है और अगर कोई ह्यूमन वहां ज्यादा देर तक रहे तो वो स्ट्रेंज एंटिटी में बदल सकता है। लेकिन जैंग सोचता है कि जब वो वहां गया था तब उसे कोई डिस्कम्फर्ट क्यों नहीं फील हुआ। वीआर डिवाइस के थ्रू मेन कैरेक्टर कई एलियन क्रीचर्स देखता है और एंग्शियस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि एलियन स्पीशीज से डील करने के लिए इंसान को उनके बराबर की पावर कंट्रोल करनी पड़ेगी। उनसे लड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तब वो एक फिगर देखता है और सोचता है क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। उसे नहीं पता कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम पास करने के बाद वो भी ऐसा बन सकता है या नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग असल में ह्यूमन बॉडी वाले एलियंस होते हैं जिनका काम पोल्यूशन और एलियन से लड़ना होता है, और अगर वो मर जाएं तो हेटेरोजेनिटी का रिस्क बहुत हाई होता है। इसलिए इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बींग्स को मरने से पहले अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर लेनी चाहिए, वरना वो खुद डेडली मॉन्स्टर्स क्रीचर बन सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जैंग को ओवरवेल्म कर देती है और वो डिवाइस उतार देता है। वो याओ याओ से कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत एक्सटेंसिव और आउटडेटेड लगती है। फिर वो उससे बोलता है कि वो उसके शोल्डर्स का मसाज कर दे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। तब वो उसे 3 ओरिजिनल अल्ट्रा एक्सटी ड्राइंग्स का ब्राइब देता है। ये सुनकर वो मान जाती है और उसका मसाज करने लगती है। उसे फील होता है कि उसके शोल्डर्स बहुत हार्ड है। जैंग एक्सप्लेन करता है कि वर्कआउट की वजह से उसकी नेक मस्कुलर हो गई है। वो पूछती है क्या वो एब्स भी ट्रेन करता है। जैंग समझ जाता है कि वो उसके एब्स टच करना चाहती है और वो उसे अलाउ कर देता है। जैसे ही वो उसके एब्स फील कर रही होती है, उसके फादर रूम में एंटर करते हैं और ये सीन देख लेते हैं। बाद में सब साथ में डिनर करते हैं और टेबल पर जैंग और अंकल लू के बीच टेंशन बनी रहती है। याओ याओ अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें गलत समझा हुआ है, लेकिन लू नहीं मानता क्योंकि उसने दोनों को अपनी आंखों से देखा है। याओ याओ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो जैंग पे चिल्लाती है और उसे कुछ कहने को बोलती है। मेन कैरेक्टर भी हेजिटेट करता है, लेकिन किसी तरह वो उसके फादर से कहता है कि सब उसकी गलती है। जैंग एडमिट करता है कि उसने ही ऐसा किया और लू चाहे तो जो करना है कर सकते हैं। ये सुनकर लू और गुस्सा हो जाता है और नाइफ ढूंढने लगता है। याओ याओ और जैंग बचपन के लवर्स हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग हैं। लोग मेन कैरेक्टर को नोटोरियस लड़का समझते हैं, जबकि याओ याओ एक एजुकेटेड और लाइकेबल लड़की है। अपोजिट पर्सनालिटीज होने के बावजूद बचपन में वो हमेशा जैंग के साथ खेलना पसंद करती थी। जैंग सोचता है शायद इसलिए क्योंकि एक बार उसने उसे बदमाश बच्चों से बचाया था। वो ये भी सोचता है कि शायद वो उसे इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो उसकी ब्रेवरी और हैंडसमनेस को ग्लोरीफाई करती है। उसे अभी भी याद है कैसे वो उसके प्रैंक्स में उसका साथ देती थी और उसका फादर उसे डांटता था कि वो उसके साथ क्यों घूमती है। अंकल लू हमेशा से उस पर शक करता आया है। लू सोफा पर बैठ जाता है और दोनों को डाउट भरी नजर से देखने लगता है। वो सिगरेट जलाता है और पूछता है कि जब वो अपनी बेटी के रूम में आया था तब उसने जो सीन देखा उसका मतलब क्या था। जैंग एक्सप्लेन करता है कि वो एलियंस और सुपरनैचुरल बींग्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, लेकिन लू सोचता है कि वो बिगड़ चुका है। वो पूछता है क्या उसे पता है कि स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन पहले क्यों छिपाई जाती है। जैंग को असली रीजन नहीं पता होता, इसलिए लू से समझाता है ह्यूमन सोल्स हेटेरोजीनियस होती हैं और डिविएशन का शिकार हो सकती हैं, जिस पैर किसी भी इंसान को अब इसकी तरफ खींच सकता है। कुछ चीजें हर किसी के लिए सही नहीं होती क्योंकि सबके पास उसके लिए विल पावर नहीं होती। अगर सोल में छोटी सी क्रैक भी हो तो एलियन रेसेस उसका फायदा उठा सकती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जामिनेशन से पहले कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन असेस करना चाहती है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग ही सुपरनैचुरल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ये भी बताता है कि सुपर पावर का पाथ बहुत लंबा और डेंजरस होता है, जिसमें पेशेंस और परसिवेरेंस चाहिए। हर साल बहुत से लोग डिवाइसेस की मदद होने के बाद भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देते हैं। ये सब बात उसे उदास
कर देती है। इसलिए वो जैंग को एडवाइस करता है कि वो पहले से इन चीज़ों के बारे में ना सीखे। जैंग उसके एडवाइस की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो इसे अवॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इस साल मिलिट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है और उसके हिसाब से दूसरों पर डिपेंड करने से बेहतर है कि इंसान खुद पर रिलाई करे। वो ये भी कहता है कि जब दुनिया टूट रही हो तो किसी पर रिलाई करना काम आ सकता है, लेकिन ल्यू उससे कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसके पास एक अर्जेंट मिशन का कॉल आ जाता है। वो तुरंत रेडी होने लगता है। जाने से पहले वो जैंग को बोलता है कि जेंटलमैन की तरह बिहेव करे, साथ ही वार्न करता है कि अगर उसने कोई गलत काम किया तो वो उसे मार देगा। जैंग कैजुअली बोलता है कि टेंशन ना ले क्योंकि वो याओ याओ के साथ दोबारा कोई गलत काम नहीं करेगा। ये सुनकर याओ याओ खुश नहीं होती क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने पहले भी कभी कोई गलत काम किया ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है एक बिजी दिन पर। लोग सड़कों पर अपने डेली काम में लगे हुए हैं। जैंग भी घर से बाहर निकला हुआ है और एक स्क्रीन के सामने खड़ा है। स्क्रीन पर सनसेट वॉच के मेंबर्स दिख रहे हैं जिनके ऊपर सी ऑफ क्लाउड्स को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन कैरेक्टर को सुपरनैचुरल के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लग रही है। ग्रॉसरी लेते वक्त वो सोचता है कि अब शायद वो दोबारा ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि अंकल ल्यू इसे छुपा कर रखेंगे। इसी बीच उसे याओ याओ का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मिल्क और एग्स ले आना। जैन मजाक में कहता है कि अगर उसे पैड्स चाहिए तो क्लियरली बोलना चाहिए। फिर वो उसके पैड्स भी ले लेता है और वापस निकल पड़ता है। घर लौटते वक्त वो अपने अपकमिंग टेस्ट और शैडो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स के बारे में सोच रहा होता है। शैडो की एक्सरसाइजेज इफेक्टिव है लेकिन सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी ऐड करेगा। उसने अक्सर एलियंस के खिलाफ फाइटिंग के एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं और इस साल मार्शल आर्ट्स एग्जाम में स्टूडेंट्स की संख्या भी ज्यादा होगी। वो ऊपर डार्क स्काई की तरफ देखता है और उसे फील होता है जैसे इस दुनिया में जल्द ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वो डिसाइड करता है कि अभी इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि एलियन से लड़कर खुद को इवॉल्व करने पर फोकस करे। वो इधर उधर देखकर कंफर्म करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब कंफर्म हो जाता है वो डार्क साइड में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसे पता चलता है कि कोई 14% एचपी के साथ उसकी तरफ आ रहा है। जब वो पास आता है तो जैंग उसे पहचान लेता है। वो उसी स्ट्रीट का एक यंग लड़का है जहां जैंग रहता है। लड़का बुरी तरह इंजर्ड है और मरने के करीब है। जैंग उससे पूछता है कि वो डार्क साइड में कैसे आया, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उस लड़के के पीछे से एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर सामने आ जाता है। ये वही क्रीचर है जिससे जैंग बदला लेना चाहता था। जैंग को एक छोटा लड़का और लड़की भी नजर आते हैं जो उस मॉन्स्टर से छुप रहे होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि उस लड़के का एचपी इतना लो क्यों था। ये मॉन्स्टर ही वजह है। ये रियलाइजेशन जैंग को गुस्सा दिलाता है और वो मॉन्स्टर का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। सीन फिर वापस उस वक्त पर चला जाता है जब वो यंग लैड डार्क साइड में आया था। वो एक नाइट गार्ड था जो ओवरटाइम ड्यूटी से वापस आ रहा था। लंबी ड्यूटी और वर्क प्रेशर से वो थक चुका था। वो रिग्रेट करता है कि उसमें मार्शल आर्ट्स एग्जाम दिया था क्योंकि अगर उसे पहले ही पता होता कि काम का प्रेशर इतना होगा तो शायद वो ये रास्ता नहीं चुनता। तभी उसे हेल्प की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि 2 बच्चे डार्क साइड की तरफ खींचे जा रहे हैं। यंग लैड सोचता है क्या कोई एलियन स्पीशीज लोगों को डार्क साइड में खींच रही है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एलियन स्पीशीज सिर्फ इस दुनिया में आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। उसने कभी नहीं सुना था कि लोगों को डार्क साइड में खींच लिया जाता हो। बच्चे चिल्लाते रहते हैं जब डार्क स्वर्ल उन्हें अंदर खींच रहा होता है। यंग लैड उन्हें एश्योर करता है कि वो दोनों को बचाएगा और उनकी तरफ दौड़ता है। वो उनके हाथ पकड़ लेता है और अंधेरा तीनों को इनगल्फ कर लेता है। डार्क स्वर्ल उन्हें दूसरी तरफ फेंक देता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि वो कहाँ आ गए हैं और रोने लगते हैं। फाइनली यंग लैड रियलाइज करता है कि वो ऑफ ड्यूटी होते हुए डार्क साइड में आ गया है। उसके पास न तो वेपन्स है न ही पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। उसे यकीन हो जाता है कि आज वो मरने वाला है। कुछ करने से पहले ही उसका सामना एक मॉन्स्ट्रस एलियन से हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं और वो क्रीचर पर अटैक करता है। सरप्राइजिंगली क्रीचर गायब हो जाता है, लेकिन लड़का समझ जाता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो इधर उधर देखकर समझ जाता है कि ये जगह एलियन स्पीशीज से भरी हुई है। ये एलियंस कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में इतने सालों तक काम करते करते मार्शल आर्ट्स एग्जाम में सीखे हुए फाइटिंग स्किल्स वो लगभग भूल चुका है। सबसे बुरी बात तो ये है कि वो 2 छोटे बच्चों के साथ इस डार्क वर्ल्ड में फंस गया है जो अपनी सर्वाइवल के लिए उस पर डिपेंड कर रहे हैं। दोनों बच्चे रो रहे होते हैं। लड़का सिर्फ अपनी रिस्ट बैंड के थ्रू डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकता है और हेल्प का वेट कर सकता है। वो सिग्नल भेजता है और अपना बैंड निकाल देता है। ये बैंड उन 2 बच्चों को टेम्पररी पोल्यूशन से बचाने में मदद करेगा। उसे लगता है कि खुद के पास रखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो बच्चों को दे देता है। छोटा लड़का उससे पूछता है क्या वो बच पाएंगे, और वो जवाब देता है कि जरूर बचेंगे। वो उन्हें एडवाइस करता है कि कहीं सेफ जगह छुप जाएं क्योंकि उसे पहले क्रीचर से लड़ना होगा।
यंग लैड को याद आता है कि उसने 18 साल की उम्र में मिलिट्री स्ट्रेंथ एग्जाम पास किया था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के ग्रेट पावर्स डिपार्टमेंट में एंटर हुआ था। उसे याद है यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में उसने अपनी फाउंडेशंस पर बहुत मेहनत की थी। उसका सपना था एक दिन फाइटर बनना। उसे वो दिन भी याद है जब उसने सेकेंड ईयर में एक अनक्लासिफाइड एलियन को हरा दिया था। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि सुपर पावर की दुनिया में नेचुरल टैलेंट के सामने सिर्फ मेहनत की वैल्यू कम पड़ जाती है। यंग लैड कभी फेट पर बिलीव नहीं करता था। उसने मेहनत की, लेकिन आखिर में अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाया। मजबूरन उसे मिलिट्री फोर्सेस डिपार्टमेंट छोड़कर नाइट्स वॉच का नॉर्मल एम्प्लॉय बनना पड़ा। अपने ख्यालों से बाहर आते ही वो देखता है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये एक 4 डायमेंशनल मिड रेंज फर्स्ट क्लास हाफ एनिमल मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो काउंटर अटैक कर देता है। अटैक उसे थोड़ा फेमिलियर लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और अटैक कर देता है। लड़का चाहे तो अटैक अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसका बॉडी उसके दिमाग का साथ नहीं दे पाता। मॉन्स्टर फिर अटैक करता है। लड़का अटैक डॉज करता है और भागने की कोशिश करता है। उसका बॉडी भारी हो जाता है, जैसे अनेक नीडल्स उसके अंदर घुस रही हों। इसलिए पोल्यूशन उसे मरने से पहले ही उसे क्रीचर को खत्म करना होगा। वो मॉन्स्टर को हिट करने के लिए रेडी होता है और अपनी ब्लाइंडनेस वाली शैडो पावर का यूज करता है। अटैक से क्रीचर गिर जाता है, लेकिन लड़का खुद ब्लीडिंग शुरू कर देता है, क्योंकि पोल्यूशन और बढ़ रहा है। जब भी वो सुपर पावर यूज करता है, पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। उस जैसे लोग जिनकी विल पावर वीक और क्वालिफिकेशंस लो होती हैं, वो सुपर पावर्स बार बार यूज नहीं कर सकते। लकी बात ये थी कि सिविलियन बनने के बाद उसने अपनी एबिलिटी सिर्फ कुछ ही बार यूज की थी। मॉन्स्टर फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाता है और लड़का भी एंड तक लड़ने का रिजॉल्व ले लेता है। मॉन्स्टर फुल फोर्स से अटैक करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो खून खांसने लगता है और हैरान होता है कि उसका अपोनेंट कितनी जल्दी उसकी स्ट्रेंथ का आधी डाल चुका है, जबकि ये सिर्फ एवरेज क्लास स्पीशीज है जिसे मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट का कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आसानी से मार सकता था। वो सोचता है क्या उसके लैक ऑफ टैलेंट ही वजह है कि वो इस क्रीचर से स्ट्रगल कर रहा है, और उस मोमेंट में उसे समझ आ जाता है कि वो इसके खिलाफ जीत नहीं सकता। लेकिन एक नाइट पेट्रोल होने के नाते उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एंड तक हार नहीं मानेगा। अब वो सिर्फ एक काम कर सकता है, थोड़ा वक्त खरीदना और सपोर्ट आने का वेट करना। जैसे ही वो डरे हुए बच्चों की तरफ देखता है, मॉन्स्टर उस पर फिर से वार करता है। वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है और इस बार उसे सच में लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है। उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे याद आता है जब वो सिर्फ 15 साल का था और उसने अपने क्लोज रिलेटिव की मौत देखी थी। उन सबको एलियन स्पीसीज ने मार दिया था। शायद इसी वजह से उसने 18 ईयर्स की एज में मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। फिर उसे याद आता है कि 20 ईयर्स की एज में सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे कम्बाट डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। बाद में 21 ईयर्स की एज में वो ट्रेनी के रूप में नाइट पुलिस में शामिल हुआ और धीरे धीरे रेगुलर एम्प्लॉय बन गया। अब उसे नाइट पुलिस ज्वाइन किए हुए 4 ईयर्स हो चुके हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी को इस दुनिया में एक नॉर्मल जिंदगी ही मानता था। पिछले 4 सालों से ह्यूमंस और एलियन स्पीसीज के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन जितना पीसफुल सबको दिखाया जाता है, असल में उतना पीसफुल कभी नहीं रहा। लोग हमेशा रियलिटी से बचना चाहते हैं, लेकिन जब डार्क क्लाउड सामने आ जाते हैं तो कोई भी सच से इनकार नहीं कर सकता। यंग लड़का सोचता है कि सुपर पावर वाले लोगों के लिए मौत ऑलमोस्ट नॉर्मल बात है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानेगा क्योंकि उसे बच्चों को बचाना है। वो एक ब्लू पिल निकालता है और खा लेता है। तुरंत उसके अंदर एक नई पावर का सर्ज महसूस होता है और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। अब वो एलियन के साथ सेकंड राउंड के लिए रेडी है। यंग लड़का पहले अटैक करता है और मॉन्स्टर पर लगातार वार करने लगता है। एलियन मॉन्स्टर उसके बैक टू बैक अटैक्स को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पाता। लड़के को अभी भी उम्मीद है कि अगर वो थोड़ा और टिक गया तो एलियन को खत्म कर देगा, लेकिन आखिर में पोल्यूशन उस पर हावी होने लगता है और एलियन उस पर जोर से अटैक कर देता है। वो अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर से जमीन पर गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका एंड करीब है। अब उसे क्लियर हो जाता है कि सिर्फ अपनी एबिलिटीज के दम पर वो इस क्रीचर को खत्म नहीं कर सकता। पिल्स लेने के बाद भी जीत ना पाना उसे बिल्कुल बेबस महसूस कराता है। उसे लगता है कि उसकी वो नॉर्मल और बोरिंग जिंदगी अब यहीं खत्म होने वाली है। जैसे ही वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता है, तभी उसे जैंग की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है शायद कोई नाइट्स वॉच का गार्ड होगा, लेकिन आवाज काफी यंग लग रही होती है। वो वॉचमैन जैसा नहीं लगता। डार्क साइड में एक नॉर्मल इंसान का होना ही बहुत अनलाइकली है, इसलिए वो हैरान हो जाता है। जैंग उसके पास आता है और उसके शोल्डर्स पकड़ लेता है। वो उसे बोलता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, बाकी सब वो संभाल लेगा। यंग लड़का अभी भी सोच रहा होता है कि जैंग डार्क साइड में कैसे आया। डार्क साइड में एंट्री इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है, इसलिए कोई भी आसानी से यहाँ नहीं आ सकता। वो सोचने लगता है क्या जैंग वही मिस्टीरियस इंसान है जो डार्क साइड में रहता है। इसी बीच एलियन जैंग पर अटैक करता है, लेकिन जैंग साइड में स्लाइड होकर बच जाता है। लड़का रियलाइज करता है कि वो खुद कितना
कितना वीक है। एलियन फिर यंग लड़के पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जैंग पहले ही उस पर वार कर देता है। उसके अटैक से एलियन का HP 24 से 23 हो जाता है। जैंग उसे वॉर्न करता है कि उस लड़के पर अटैक ना करे, क्योंकि अब उसका अपोनेंट जैंग है। वो हाथ में ग्लास बॉटल पकड़कर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। बॉटल तोड़कर उससे एलियन को डराने के लिए यूज करता है। वो पहले भी इस क्रीचर से लड़ चुका है, इसलिए उसे फाइटिंग स्टाइल का आइडिया है। एलियन पहले ही काफी इंजर्ड है और अब उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों कम हो चुकी है। जैंग को ये बात क्लियरली समझ आ चुकी है और अब वो प्रूव करने को तैयार है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। एलियन गुस्से में फिर जैंग पर अटैक करता है, लेकिन जैंग फिर से अटैक डॉज कर देता है। यंग लड़का समझ नहीं पा रहा कि जैंग वीक है या स्ट्रांग, लेकिन एक बात क्लियर है कि चाहे उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक ना हो, फिर भी वो अपोनेंट्स को सरप्राइजिंगली सप्रेस कर सकता है। दूसरी तरफ जैन उस क्रीचर से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड है। वो अपनी सारी पावर इकट्ठी करके उसकी वेस्ट पर अटैक करता है। एलियन काउंटर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। जैंग रियलाइज करता है कि वेस्ट पर अटैक करने से मॉन्स्टर डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो देखता है मॉन्स्टर फिर उसकी तरफ दौड़ रहा है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या करें, क्योंकि 2 और हिट्स लगे तो वो मर जाएगा। अगर वो अकेला होता तो डार्क साइड छोड़कर बाद में वापस आ जाता, लेकिन अब वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे बच्चों को और उस लड़के को बचाना है। तभी वो नोटिस करता है कि एलियन का HP 20% पर आ चुका है। वो खुद से कहता है कि इतने HP पर उसे इससे डरना नहीं चाहिए और आज ही इसे खत्म कर देना चाहिए। जैंग लड़का उसे एडवाइस देता है कि उसकी राइट रिब पर अटैक करे, क्योंकि वहां वो सीरियसली इंजर्ड है। जैंग सिर हिलाकर अग्री करता है और एलियन की तरफ दौड़ पड़ता है। एलियन आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जैंग लेफ्ट साइड पर अटैक करता है और कहता है कि लड़के की इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद उसने लेफ्ट साइड की डिफेंस इग्नोर कर दी। इस अटैक से एलियन का HP 18% पर आ जाता है। एलियन भागने की कोशिश करता है और जैंग सोचता है क्या ये एस्केप कर रहा है। लड़का उसे जल्दी करने को बोलता है, लेकिन तभी उन्हें डर होता है कि एलियन बच्चों को टारगेट करने वाला है। मॉन्स्टर बच्चों की तरफ बढ़ता है, अपना मुंह खोलता है और उन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है। बच्चे डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। जुंग तुरंत सोडा कैन उठाता है और पूरी ताकत से एलियन की तरफ फेंकता है। कैन सीधा उसके चेहरे पर लगता है। इसी बीच इंजर्ड लड़का थोड़ी स्ट्रेंथ वापस पा लेता है। वो उछलकर एलियन के सर पर जोर से वार करता है। इस अटैक से एलियन का HP 15% पर गिर जाता है। यंग लड़का फिर खून खांसने लगता है और ऊपर देखता है। मॉन्स्टर फिर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि जैंग पीछे से उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे खत्म करने के लिए रेडी है। वो एलियन की गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसका HP और गिर जाता है। साथ ही उसके बाल पकड़कर उसे टॉन्ट करता है कि भौंकता रहे। मॉन्स्टर का HP 11% पर आ जाता है और जैंग स्टबर्न होकर कहता है कि अब वो इसे लोगों को खाने नहीं देगा। तभी मॉन्स्टर की चेस्ट में एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। पहले मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि इसे मारने के लिए उस बॉल पर अटैक करना होगा। जैंग पूरी ताकत से उस बॉल पर वार करता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और एलियन वहीं मर जाता है। उसका बॉडी डार्क एनर्जी के साथ वैनिश हो जाता है और जो कियोस उसने क्रिएट किया था वो भी खत्म हो जाता है। जैंग खुद ब्लीडिंग कर रहा होता है, लेकिन रिलीफ के साथ खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि दूसरा लड़का भी खून बहते हुए बच्चों के साथ जमीन पर बैठा है। जैंग खुश है कि उसने फाइनली अपना बदला ले लिया, लेकिन अचानक उसकी विजन ब्लर होने लगती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जैंग खुद को एक क्योटिक दुनिया में पाता है। हर जगह लाशें और इंजर्ड लोग पड़े हैं। जगह जल रही है और वो सोचता है क्या ये कोई गैदरिंग प्लेस है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसके आसपास हंड्रेड्स ऑफ एलियंस खड़े हैं जो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और वो चीख उठता है। सूरज ऊपर चमक रहा है और ये दुनिया का डार्क साइड है। कुछ लोग रोशनी में लड़ रहे हैं, कुछ लोग शैडोज में चिल्ला रहे हैं। हर तरफ लड़ाई चल रही है और लोग मर रहे हैं। कुछ लोग सच जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि असली ग्रेट डेथ क्या है। अचानक जैंग की विजन वापस आती है और उसे यंग लड़के की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहा होता है कि वो जिंदा है या नहीं। जैंग कहता है कि वो जिंदा है और उसे रिलीफ मिलता है कि जो कुछ उसने अभी देखा वो सिर्फ एक ड्रीम था। एलियन को मारने के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वो एलियन की बॉडी को टच करता है और रियलाइज करता है कि ये एक शेड ईटिंग एलियन था। यंग लड़का पूछता है क्या वो ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जवाब देने से पहले ही जैंग नोटिस करता है कि यंग लड़के की कंडीशन बहुत खराब है। उसके ब्लड वॉल्यूम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि उसका HP अभी भी 10% है। स्टैंडर्ड HP सिस्टम के हिसाब से अगर किसी इंसान का HP 10% रह जाए तो उसे नियर डेथ माना जाता है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लड़का जेन से कहता है कि उसे थोड़ा वॉल के सहारे बैठने में हेल्प करे। दोनों वॉल के सहारे बैठ जाते हैं। लड़का जेंग से पूछता है क्या वो नाइट वॉच का मेंबर है। मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि एक ही बिल्डिंग में रहते हुए भी लड़का उससे पहचान नहीं रहा। वो सोचता है शायद लड़के ने उसे बिल्डिंग में ज्यादा देखा ही नहीं होगा, इसलिए वो उसे नहीं जानता। जेंग जवाब देता है कि वो नाइट पेट्रोल नहीं है। लड़का कहता है कि जिस तरह वो फर्स्ट ऑर्डर एलियन स्पीशीज को मारने में स्ट्रगल कर रहा था, उससे तो साफ है कि वो नाइट पेट्रोलमैन नहीं है। वो हंसी में ऐड करता है कि सारे नाइट पेट्रोलर्स स्ट्रांग भी नहीं होते। जेंग सोचता है क्या इस आदमी को थैंक यू बोलना भी नहीं आता, जबकि उसने अभी अभी उसकी जान बचाई है। फिर लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि मेन कैरेक्टर ने काफी अच्छा काम किया। वो फिर मजाक में कहता है कि उसने पहली बार देखा है कोई सोया सॉस की बोतल से एलियन को भगाता है। वो बीच बीच में खांसी करते हुए जोक्स करता रहता है। जेंग सोचता है इतनी इंजरीज के बाद भी ये इतना गुड मूड में कैसे है। उसे ये भी लगता है क्या सब नाइट गार्ड्स हमेशा ऐसे ही खुश रहते हैं।
वो आदमी जेंग से उसकी एज और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है। जेंग बोलता है कि वो नॉर्थ मेट्रो अकेडमी में पढ़ता है और अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट किया है। वो झूठ बोलता है क्योंकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। पता चलता है कि वो आदमी भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसलिए वो जेंग से उसका डिपार्टमेंट पूछता है। जेंग थोड़ा कंफ्यूज लगता है, तो वो आदमी डिसाइड करता है कि और सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर बोलता है कि शायद जेंग मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट से होगा, क्योंकि लिबरल आर्ट्स का कोई स्टूडेंट फर्स्ट लेवल मॉन्स्टर से डील नहीं कर सकता। वो बात करते करते जेंग से सिगरेट मांगता है। जेंग के पास सिगरेट नहीं होती, तो वो बिस्किट्स ऑफर करता है। आदमी बिस्किट ले लेता है और मजाक में कहता है कि जेंग बहुत कंजूस है। मेन कैरेक्टर कहता है कि उसके पास तो काफी थे, लेकिन फाइट के दौरान टूट गए और हर जगह गिर गए। अगर आदमी चाहे तो वो उन्हें उठाकर दे सकता है। आदमी फ्लोर से खाना मना कर देता है। कुछ मिनट बाद वो जेंग से पूछता है, क्या ये उसका पहला मौका है जब वो अकेला एलियन से लड़ रहा है? जेंग कहता है, हाँ। आदमी बताता है कि कभी कभी उसे मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट, एग्जाम्स और कॉम्बैट डिपार्टमेंट से जल्दी होती है, क्योंकि वो लोग बहुत लकी होते हैं। खुद को वो अनलकी मानता है, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस वीक है और विल पावर भी कमजोर है। वो कहता है कि युआन नांग नाम की पिल लेने के बाद भी उसकी पावर ज्यादा नहीं बढ़ी। जेंग कहता है कि उसे बात करना बंद करके थोड़ी एनर्जी बचानी चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू टीम आने वाली है। आदमी कहता है कि उसे बस किसी से बात करनी है। वो बोलता है कि उस जैसे सिविलियंस की विल पावर बहुत कम होती है, चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हो जाए, उनका दिल कमजोर होता है और वो पोल्यूशन को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकते। जेंग उससे पूछता है, क्या उसे मार्शल आर्ट्स ट्रैक चूज करने का रिग्रेट है? आदमी अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि उसे बहुत रिग्रेट है। वो बोलता है कि असल में वो एक क्लेरिकल वर्कर है, जो काम के बीच में टाइम पास करता है, और जब काम नहीं होता तो लड़कियों से बात करता है। कभी कभी नए नाइट पेट्रोलमैन को ट्रेनिंग दे देता है, और बस वही उसका काम है। उसके हिसाब से वो एक वर्लपूल में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो फिर खांसने लगता है और जेंग उसे कहता है कि खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखे, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आदमी कहता है कि उसने काफी पहले रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया था और अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। उससे उन बच्चों की भी चिंता हो रही है जो जमीन पर पड़े हुए हैं। जेंग खड़ा होने लगता है, लेकिन आदमी उसे वार्न करता है कि और भी एलियन स्पीशीज आसपास हो सकती हैं जो अटैक कर सकती हैं। वो कहता है कि मेन कैरेक्टर हर बार अपनी स्किल्स से उनसे नहीं बच पाएगा। वो जेंग से कहता है कि रेस्क्यू टीम आने तक उसके पास बैठकर उससे बात करे। जेंग सोचता है कि ये आदमी एलियन से ज्यादा लोगों को टॉर्चर करने में एक्सपर्ट है, फिर भी वो वहीं रुककर उसकी बातें सुनता है। आदमी अपना पास्ट बताने लगता है और बताता है कि वो कभी कितना ब्रेव और फियरलेस हुआ करता था। वो मुस्कुराता है और जेंग से कहता है कि अगर वो कभी यूनिवर्सिटी वापस जाए तो सुपर नेचुरल टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट के हेड को उसकी तरफ से अपॉलॉजी कह देना। वो कहता है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि वो एक फर्स्ट क्लास मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाया। आदमी ये भी कहता है कि अकेडमी ऑफ सुपर नेचुरल लिटरेचर की डेप्यूटी डायरेक्टर वांग को उसकी तरफ से थैंक्स बोल देना, उनकी गाइडेंस के लिए। वो मानता है कि क्लास में एरोगेंट ना होने की उनकी एडवाइस उसके लिए थोड़ी एम्बैरेसिंग थी, क्योंकि वो हमेशा ह्यूमन रेस की सर्वाइवल और टॉर्च पास करने की बात करती थी। जोंग मजाक में कहता है कि रुक जाओ जब तक मैं नोटबुक लेकर आता हूं, या फिर बाद में खुद जाकर सब एक्सप्लेन कर देना। आदमी गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये सब बातें वो बहुत टाइम से दिल में दबाकर रखा हुआ था और बस किसी से शेयर करना चाहता था। वो कहता है कि दोबारा नॉर्दर्न वॉच एकेडमी जाना अच्छा लगता। फिर वो पूछता है कि जेंग के पास और कुकीज बची हैं, क्योंकि उसे वो काफी पसंद आई। जेंग कहता है कि उसका टेस्ट काफी अजीब है और वैसे भी स्पाइसी स्टिक फ्लेवर वाली कुकीज दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आदमी बस मुस्कुराता है और कहता है छोड़ो। तभी अचानक हवा में एनर्जी हैवी हो जाती है और आदमी कहता है नाइट पेट्रोल आ गया है। जेंग को रिलीफ मिलता है, क्योंकि अब वो लोग इस आदमी की मदद कर सकते हैं। वो अपना पैकेज उठाता है और जाने लगता है। आदमी पूछता है क्या वो उसके साथ जाएगा। जेंग मना कर देता है और कहता है वो खुद चला जाएगा। आदमी मुस्कुराता है और उसे सेफ जर्नी विश करता है। जेंग उसे थैंक्स बोलता है और चलने लगता है, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है तो नाइट पेट्रोल ऑफिसर्स उस आदमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें एक नाइट पेट्रोल मेंबर और 2 बच्चे मिले हैं। वो उसके वाइटल साइंस चेक करते हैं। उसका ब्लड लेवल अभी भी 10% है। एक ऑफिसर अपने कलीग की तरफ देखता है और सर हिला देता है। जेंग नोटिस करता है कि आदमी का हेल्थ बार तेजी से गिर रहा है। वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन से उसे बचाया जा सकता था। जब वो टेलीपोर्ट होकर वापस जा रहा होता है तो देखता है कि एक ऑफिसर रुककर उस आदमी को सल्यूट करता है। वो हाथ बढ़ाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसका हेल्थ 0 हो चुका होता है। फिर भी उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। जेंग चिल्लाता है कि रुक जाओ, लेकिन तब तक वो स्ट्रीट पर वापस टेलीपोर्ट हो चुका होता है। आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। कुछ लोग सोचते हैं शायद वो कोई एक्टर था। तभी एक स्क्रीन पर नाइट पेट्रोल का ब्रॉडकास्ट आता है, जिसमें स्पेशल इंडिविजुअल्स को याद दिलाया जाता है कि उन्हें अपने आखिरी पल तक कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें लगे कि सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हैं, तो वो एक स्पेशल पिल ले सकते हैं, लेकिन उसका रिस्क समझकर।
उस पिल के बाद डेथ का चांस 90% होता है, और अगर कोई बच भी जाए तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है। इस पिल का नाम कंपाउंड नंबर 3 है, और वही पिल उस आदमी ने ली थी ताकि मॉन्स्टर को गिरा सके और बच्चों को बचा सके। ब्रॉडकास्ट में यह भी कहा जाता है कि लोगों को उन सबको याद रखना चाहिए जो गिर चुके हैं, और आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक सारे थ्रेट्स खत्म ना हो जाएं। उन्हें आसमान और जमीन दोनों पर पेट्रोल करना होगा, दिन रात सबको प्रोटेक्ट करते हुए और एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद रखते हुए। नाइट पेट्रोल को अननोन का सामना करना है और उन चीजों से लड़ना है जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। बाद में हमारा लड़का लिफ्ट में खड़ा होता है, अभी भी खून लगे कपड़ों में, और सोच रहा होता है कि वो आदमी सच में मर गया। बात करते वक्त वो लगातार मजाक करता रहा, लेकिन आखिर में उसे बस इतना चाहिए था कि मरने से पहले कोई उसकी बात सुन ले। ना कोई फूल, ना कोई तालियां, वो बस एक आम इंसान की तरह चुपचाप गायब हो गया। जैन खुद से सोचता है कि चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, वो उसे कभी नहीं भूलेगा। थका हुआ वो डिसाइड करता है कि सीधा शावर लेकर सो जाएगा। मिरर में देखते वक्त उसे पता चलता है कि उसका हेल्थ बार 55% पे है, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी हेल्थ सिर्फ 20% के आसपास होगी। उसे याद आता है कि वो आदमी 10% पे था, और फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद सिर्फ बॉडी को ट्रेन करना काफी नहीं होता, विल पावर भी उतनी ही जरूरी होती है। तभी एक तेज आवाज उसके थॉट्स तोड़ देती है। उसकी गर्लफ्रेंड सोफा पर आराम से बैठी होती है और एग्स के बारे में पूछती है। फोन काम नहीं कर रहा और उसे कोई मिल नहीं रहा, इसलिए वो पूछती है क्या वो एग्स लेकर आया जो उसने मंगाए थे। जैंग तुरंत मुंह फेर लेता है ताकि उसके खून लगे कपड़े न दिखें, और बोलता है कि न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए स्टोर्स में इतनी लंबी लाइंस लग रही हैं कि लोग घंटों वेट कर रहे हैं। फिर वो पूछता है कि वो उसके घर अंदर कैसे आई। वो बताती है कि वो रोज टेकआउट ऑर्डर करता है, इसलिए अंकल ली ने उसे कहा कि वो उसका ख्याल रखे, और की भी वहीं दे गए। तब उसकी नजर उसके खून लगे कपड़ों पर पड़ती है और वो पूछती है क्या हुआ, क्या वो किसी से लड़कर आया है। जैंग जल्दी से कहता है कि बहुत रात हो गई है और उसे घर चले जाना चाहिए, वरना अंकल ली फिर गलत समझ लेंगे। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसे घुमाती है। वो बचने की कोशिश करता है और बोलता है कि बस भूख लगी है और इंस्टेंट नूडल्स बनाना चाहता हूँ। कपड़ों के फटे हिस्सों से उसकी चोट दिख जाती है और वो शौक में सांस खींच लेती है। वो पूछती है कि उसे इतनी बुरी चोट कैसे लगी। जैंग घबरा जाता है और ऑकवर्ड तरीके से बोल देता है कि वो एग्स लेना ही भूल गया। फिर बताता है कि घर आते वक्त उसने एक रॉबरी देखी तो वो बीच में पड़ गया और उस आदमी से लड़ गया। वो बोलता है कि उसने उस चोर को इतना मारा कि उसे पर तरस खाने की जरूरत नहीं। बाद में जब पुलिस आई तो अटैकर की हालत इतनी बुरी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। उसकी गर्लफ्रेंड को ये कहानी बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगती, तो वो अपनी इंसेन रिएक्शन स्पीड दिखाने के लिए शैडो बॉक्सिंग करने लगता है। वो बकबक करते हुए बोलता रहता है कि उसने उस आदमी को इतना मारा कि उसकी माँ भी उसे नहीं पहचान पाएगी। जब वो बोल ही रहा होता है तब याओ याओ धीरे से उसके चेहरे के निशान छू लेती है। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी कोई बात नहीं मानने वाली। याओ याओ पूछती है क्या दर्द हो रहा है, लेकिन जैंग बस गहरी सांस लेकर कहता है कि उसे सोना है। वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें अंकल ली को सब बताना चाहिए, क्योंकि वो रात में लोगों से लड़ रहा था। जैंग जल्दी जल्दी बहाने बनाता है और कहता है कि वो फाइट नहीं थी, बस वो सही काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं होती। जैंग इतना थक चुका होता है कि ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाता और फ्लोर पर बैठ जाता है। कहता है कि अब उसमें हिलने की भी ताकत नहीं है। याओ याओ भुएं चढ़ाकर कहती उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो हाथ हिलाकर मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास घर पर सब कुछ है और उसकी मेडिसिन हॉस्पिटल से भी बेटर है। वो आईब्रो उठाकर पूछती है क्या वो बस चाहता है कि वो उसके लिए मेडिसिन लगाए। जैंग मुस्कुराकर उसे डॉक्टर ल्यू बुलाता है और कहता है कि उसे पैचअप कर दें। जैसे ही वो शुरू करती है वो दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेडिसिन दे दो, मम्मी की तरह रैप मत करो। इरिटेटेड होकर वो उसके शोल्डर पर थप्पड़ जैसा मारती है और पूछती है क्या वो फिर से ऐसा करेगा। वो तुरंत प्रॉमिस करता है कि दोबारा नहीं करेगा, लेकिन कसम खाने से मना कर देता है। याओ याओ गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेती है और उसे धमकाती है, लेकिन जैंग नर्वस हंसी के साथ बोलता है कि लड़ना तो इंसान की नेचर है। वो कहता है अगर उसे इतना इशू है तो अगले बार वो सिर्फ देखेगा, बीच में नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही याओ याओ से पंच मारने को तैयार हो जाती है और पूछती है अभी क्या बोला। वो फिर रिपीट करता है कि नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ साइड से देखेगा और ट्रबल में नहीं पड़ेगा। ये कहकर याओ याओ वहां से जाने लगती है। जाते वक्त जैंग उसे आवाज देकर कहता है कि चाहे तो यहीं रुक जाए, क्योंकि उसके पास बड़ा बेड है। वो जीभ दिखाकर डोर जोर से बंद कर देती है। बेड पर लेटे हुए वो रेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की याद बार बार दिमाग में आती है जिससे वो शैडो वर्ल्ड में मिला था। उस आदमी ने उसे कहा था कि नॉर्दर्न वॉच एकेडमी के गार्ड्स को उसका मैसेज पहुंचा देना।
थोड़ी देर बाद जैंग शॉक में उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने उस आदमी का नाम ही नहीं पूछा। तभी सिस्टम उस क्रीचर के बारे में नोटिफिकेशन देता है जिसे उसने शैडो वर्ल्ड में मारा था। वो घोस्ट स्पीशीज का था और फर्स्ट लेवल पर था। ये क्रीचर लोअर एबिस से आता है और शैडोज और डार्कनेस से डीपली कनेक्टेड है। सिस्टम वॉर्न करता है कि जो भी इस क्रीचर से मार्क हो जाए वो हिडन अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाता है। जोंग ने उस क्रीचर को आर्म फ्रैक्चर के साथ ही मार दिया था। जोंग को स्किल के लिए शैडो पॉइंट्स मिलते हैं। वो सोचता है क्या उसके किल्स कहीं रिकॉर्ड होते हैं या फिर उसे शैडो डिवावर स्किल से शैडोज अब्जॉर्व करने पड़ते हैं तभी रिकॉर्ड होगा। तभी उसे सिस्टम विंडो में अपनी नई स्किल दिखाई देती है। सिस्टम बताता है कि उसकी नई स्किल शैडो असॉल्ट है, एक इनविजिबल अटैक जिसे एनिमी डिटेक्ट नहीं कर सकता और पहला हिट ही बहुत हैवी डैमेज देता है। क्यूरियस होकर जैंग रूम के बीच में खड़े होकर स्किल का नाम जोर से बुलाता है लेकिन कुछ नहीं होता। वो भौं से कोड़कर सोचता है क्या सिस्टम बग हो गया है या फिर उसे किसी टारगेट की जरूरत है। फिलहाल वो डिसाइड करता है कि बाद में टेस्ट करेगा। फिर वो अपना स्टैट्स विंडो खोलता है और इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। उसका नाम जैंग है, उसका एट्रीब्यूट शैडो है और उसने अब तक 14 शैडो पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब वो रोग बन चुका है, एक ऐसा क्लास जो शैडो से स्ट्राइक करने में स्पेशलाइज करता है। उसकी एबिलिटीज में शैडो डिवावर, शैडो आइज और शैडो फॉर्म शामिल हैं। जैंग इन सारे डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हुए सोचता है कि सिस्टम ने ये सारे गेम जैसे रूल्स कैसे बना दिए। तभी सिस्टम बताता है कि उसकी शैडो में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अब वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है और उसके साथ मर्ज होकर एक स्पेशल फॉर्म बना सकता है। जैंग आंखें सिकोड़कर सोचता है क्या ये भी एक नई स्किल है। सिस्टम कंफर्म करता है कि शैडो फॉर्म अब उसके लिए अवेलेबल है। इस स्टेट में ट्रेनिंग करके वो और स्ट्रांग बन सकता है। उसकी ऑरा डार्कनेस में ब्लेंड हो जाएगी जिससे वो लगभग इनविजिबल हो जाएगा। शैडो रेल्म के बाहर भी वो शैडो फॉर्म यूज कर सकता है लेकिन उसमें शैडो पॉइंट्स ड्रेन होंगे। इस फॉर्म में बॉडी का कोई फेटल पार्ट नहीं होता, मतलब अगर उसका सर कट जाए तो वो तुरंत नहीं मरेगा, बस उसकी हेल्थ का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। जैंग ये सब पढ़कर स्टन रह जाता है। आखिरी एबिलिटी तो किसी मिरेकल जैसी लगती है लेकिन फिर उसकी नजर एक कैच पर पड़ती है। अगर उसका सर कट जाए तो मरने के बजाय उसकी हेल्थ सीधा 1% पे आ जाएगी। मतलब सीधी बात में भाई को थोड़ा सा स्कैम मिल गया। वो चिल्लाता है और सोचता है कि तुरंत मर जाना ज्यादा बेटर होता डिलेड डेथ से। फिर भी ये स्किल काफी यूजफुल है, इसीलिए वो इसे ट्राई करने का डिसाइड करता है। अपनी शैडो को समन करके जैंग एक फिंगर उठाता है, तुरंत उसके नीचे वाली शैडो बिल्कुल सेम मूवमेंट कॉपी करती है। जैंग का हाथ शैडो को टच करता है और वो तुरंत उसके पूरे बॉडी पर फैल जाती है और उसे अब्जॉर्व कर लेती है। अपनी नई फॉर्म को देखते हुए वो सोचता है क्या ये सच में उसका बॉडी है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन फैसिनेटिंग भी। एक गहरी सांस लेकर वो अचानक रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही डैश में पहुंच जाता है। उसकी स्पीड से पीछे रखी चीजें उड़ जाती हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना फास्ट हो गया है और उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक तेज लहर दौड़ पड़ती है। अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हुए वो बेड को आसानी से उठा लेता है, बिना किसी एफर्ट के उसे ऊपर नीचे करता रहता है। फिर अपनी लिमिट्स और पुश करने के लिए वो 100 किलोज का हैमर उठाता है और सीधा अपने ही फेस पर मार देता है। इम्पैक्ट का उस पर कोई असर नहीं होता, उसका बॉडी बिल्कुल सेफ रहता है। ये देखकर वो एक्साइटमेंट में हंस पड़ता है क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि उसका नया फॉर्म कितना पावरफुल है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो चिल्लाकर कहता है कि शोर बंद करो। वो अपने शैडो फॉर्म से सेटिस्फाई होकर वापस नॉर्मल हो जाता है। सिस्टम विंडो खोलते ही उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन पर पड़ती है जो एक्टिवेट किया जा सकता है। वो सोचता है इसका मतलब क्या है और डिटेल्स पढ़ने के लिए टैप करता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि उसने अपने क्लास का सिर्फ पार्शियल अथॉरिटी ही हासिल किया है और अभी तक उसे अवेकन नहीं किया। एक्टिवेशन के बाद ये एक क्लास एक्सक्लूसिव एबिलिटी बन जाएगी और कोई और इसे अवेकन नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही ये भी लिखा होता है कि एक्टिवेशन में रिस्क हो सकता है। जैंग थोड़ा रुक जाता है। रिस्क शब्द रेड कलर में दिख रहा होता है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर एक और मैसेज आता है जो याद दिलाता है कि रिस्क अक्सर अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो येस सिलेक्ट कर देता है। जैसे ही वो कंफर्म करता है, सिस्टम विंडो से काला मैटर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन तुरंत पैनिक में बदल जाता है। रिएक्शन देने से पहले ही वो सब्सटेंस उसे पूरी तरह कवर कर लेता है और उसके बॉडी के अराउंड एक ककून बन जाता है। उसके हाथ से मेडिसिन की बॉटल फिसलकर फ्लोर पर गिर जाती है। अपार्टमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और मेडिसिन की एक ड्रॉप जमीन पर गिरती है। सिस्टम पर एक नया मैसेज आता है जो उसका स्टेटस हंटर डिक्लेयर करता है। एक नोटिफिकेशन बताता है कि अगर वो हंटिंग में एक्सेल नहीं करेगा तो उसी में मर जाएगा। वो बॉर्न हंटर है और उसके अटैक्स ज्यादा डैमेज देंगे। और भी सिस्टम नोट्स दिखते हैं। पहला कहता है कि गन्स, बोज और पॉइजन जैसे वेपन्स को एक्स्ट्रा डैमेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा वार्न करता है कि सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसकी किलर रेपुटेशन ही उसकी सक्सेस डिसाइड करेगी। तीसरा नोट और भी ज्यादा ऑमिनस होता है। देवता भी एस्केप नहीं कर सकते। होंग अपने हाथ देखते हुए सोचता है कि उसने भी क्या पढ़ा। इसी वक्त एक और नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि शैडो फॉर्म एक्टिवेट होने पर उसकी किलिंग एबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए उसे कम ब्लड की जरूरत पड़ेगी, और जब अपोनेंट का हेल्थ काफी लो हो जाएगा तो वो इंस्टेंट डिकैपिटेशन कर सकता है। जब थ्रेशोल्ड रीच हो जाएगा तो टारगेट का हेल्थ बार क्रिम्सन हो जाएगा और वो उसका फेटल स्पॉट देख पाएगा। उस स्पॉट पर अटैक करके वो एग्जीक्यूशन इनिशिएट कर सकता है और टारगेट को खत्म कर सकता है। सिस्टम ये भी बताता है कि उसकी डिकैपिटेशन स्किल, ब्लड लेवल, स्ट्रेंथ और अपोनेंट की एबिलिटीज पर डिपेंड करती है। ये सुनते ही उसे अपनी लास्ट फाइट याद आ जाती है। क्या वही स्किल एक्टिवेट हुई थी जब उसने अपने लास्ट अपोनेंट को खत्म किया था? ये थॉट उसके दिमाग में घूमता रहता है जब वो नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। एब्सोल्यूट डैमेज और एग्जीक्यूशन स्किल्स का कॉम्बिनेशन उसे लगभग इनविंसिबल फील कराता है। इन एबिलिटीज के साथ जीत ऑलमोस्ट गारंटीड लगती है। वो ट्रायम्फेंट तरीके से हाथ उठाता है, लेकिन तब उसे कुछ अजीब लगता है। उसे याद आता है सिस्टम ने रिस्क का जिक्र किया था। जैंग तुरंत अपने बॉडी की बैंडेजेस खोल देता है। सोचता है कि वुंड्स दिखाई देंगे, लेकिन उसकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी इंजरीज अभी भी होनी चाहिए थी। सबसे गहरे कट्स भी गायब हो चुकी होती है। मेडिसिन इतनी फास्ट काम नहीं करती। तब उसे रियलाइजेशन होती है कि उसकी एनहांस्ड रिकवरी शायद उसके शैडो फॉर्म से लिंक्ड है। अगले दिन याओ याओ की फ्रेंड उससे पूछती है क्या उसने जैंग की फाइट देखी और क्या वो सच है। स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल दिख रहा होता है जिसमें सेल्फी के साथ कैप्शन लिखा है कि फाइट में उसे 88 बार मारा गया, लेकिन फोटो में क्लियरली कोई इंजरी नहीं दिख रही। वो बताती है कि जैंग ने मैसेज भेजा था कि उसका सामना ह्यूमन ट्रैफिकर्स से हो गया था। वो वाटरमेलन नाइफ पकड़कर पूरी स्ट्रीट के एक कोने से दूसरे कोने तक लड़ता रहा और एक पल के लिए भी नहीं रुका। दूसरी फ्रेंड फोन देखते हुए पूछती है क्या जैंग हर्ट हुआ था और कहती है उसे चेक करना चाहिए। याओ याओ चुपचाप सुनने के बाद सिर हिला देती है और कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिनांग किसी फाइट में नहीं था। कल उसके साथ सिर्फ इतना हुआ कि एक डॉग ने उसे चेस किया था। उसके हिसाब से वो बस सबके सामने ब्रैग कर रहा है। तीनों फाइनली उसके घर पहुंच जाते हैं और वो कहती है अंदर जाकर खुद ही देख लो। जैसे ही वो डोर खोलने लगती है, फ्रेंड्स पूछती हैं कि उसके पास कीज कैसे आई। वो एक सेकंड के लिए पैनिक होती है और तुरंत बोल देती है कि अंकल ली ने दी थी। डोर खोलते ही वो एक्सपेक्ट करती है कि जैंग बैंडेजेस में लिपटा होगा, लेकिन शॉक होती है जब वो उसे फ्लोर पर बैठा हुआ देखती है जो पेन में लग रहा होता है। वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है और पूछती है उसने बैंडेजेस क्यों हटा दी। होंग बताता है कि उसने इसलिए हटा दी क्योंकि उसे लगा वुंड हील हो गया है। फ्रेंड्स को समझ आ जाता है कि वो बस ब्रैग नहीं कर रहा था बल्कि सच बोल रहा था। वो उसके मसल्स देखकर इंप्रेस हो जाती हैं और उसे टच करने लगती हैं, लेकिन याओ याओ दोनों को बाहर धक्का देकर लिविंग रूम में वेट करने को बोल देती है। अब दोनों फ्रेंड्स को पक्का लगने लगता है कि जैंग और याओ याओ डेटिंग कर रहे हैं। याओ याओ उसकी वुंड्स पर मेडिसिन लगाने लगती है जिससे जैंग पेन में ट्विक्स करता है। वो कहती है माइनिंग बंद करो क्योंकि वो इस मेडिसिन से फेमिलियर है और ये हर्ट नहीं करती, लेकिन हमारा बंदा कुछ और ही कर रहा होता है। वो बस उसकी लेग्स को घूर रहा होता है। वो नोटिस कर लेती है और वार्न करती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो शाओ पोंग को बुलाकर मेडिसिन लगवाएगी। जिनांग तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो लड़का बहुत क्लमजी है। वो उसके चीक्स जोर से पिंच करती है और कहती है कि अंकल ली ने उसे बहुत टाइम से प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया है। फिर वो पूछती है कल क्या हुआ था, क्योंकि उसे रॉबरी वाली स्टोरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो कहता है कि वो राइटियस है और जस्टिस के लिए खड़ा होना पसंद करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एक भी बात मानने को रेडी नहीं। वो सोचता है कि उसे क्या बताए, क्योंकि शैडो लेयर में म्यूटेंट को मारना और डाइंग नाइट पेट्रोल ऑफिसर से बात करना और भी ज्यादा क्रेजी लगेगा। फिर वो उसके डैड का जिक्र करता है और पूछता है क्या कल वो वापस आए थे। वो कहती है नहीं और पूछती है क्यों पूछ रहा है। जैंग थोड़ा वरिड एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसे लगता है नाइट पेट्रोल का ऑफिसर होना बहुत टफ होता है। उन्हें दिन में भी काम करना पड़ता है और रात में भी, जो काफी डेंजरस है। याओ याओ चुपचाप बैठी रहती है और उसकी बात सुनती है। वो उसे देखकर सोचता है शायद वो अपने डैड के लिए वरीड है। नाइट पेट्रोल का काम बिल्कुल पीसफुल नहीं है। अंकल ली ने इसी प्रोफेशन में अपने एक आर्म खो दिया था और जो लड़का उसे शैडो लेयर में मिला था वो सिर्फ 20 साल की एज में मर गया। इतना ही नहीं, उसके डैड जैसे स्ट्रांग इंसान को भी सीरियस इंजरीज हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि शायद वो अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। याओ याओ उसे देखती और पूछती है क्या मार्शल आर्ट्स एग्जाम क्लियर करने के बाद वो भी नाइट पेट्रोल ज्वाइन करेगा। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि उसे अभी पता नहीं। फिर मजाक में पूछ लेता है कि नाइट पेट्रोल में कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होंगी, जिससे वो इरिटेट हो जाती है। इसी वक्त बाहर खड़ी दोनों फ्रेंड्स उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती हैं अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अंदर आ जाती हैं। जैंग उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, और वो कहती हैं कि वो बस देखना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों उन्हें कहते हैं टेंशन मत लो और बैठ जाओ। जैसे ही दोनों बैठते हैं, जंग फिर से बोलना शुरू कर देता है और एक और बनाई हुई स्टोरी सुनाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड को तुरंत लग जाता है कि वो फिर से बस शो ऑफ कर रहा है
वो कहती है कि वो सुपरमार्केट जा रही है और पूछती है कि अब उसके कपड़े फेंक दे क्योंकि वो पूरे फट चुके हैं। जंग बिना उसकी तरफ देखे बोल देता है कि हाँ फेंक दो और अपनी स्टोरी सुनाता रहता है। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है और वो एकदम से याओ याओ की तरफ जंप करता है। घबरा कर वो कहता है रुक जाओ, उसके कपड़ों में कुछ और भी है। अगले ही पल एक बैग सैनिटरी पैड्स का उसकी शर्ट से गिर जाता है। याओ याओ उसे कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखती है और पूछती है वो ये यहाँ क्यों लाया। जंग नर्वस होकर सर खुजाता है और कहता है कि कल सुपरमार्केट से खरीदा था क्योंकि उसने बोला था उसका स्टमक हर्ट कर रहा है। इसी बीच एक फ्रेंड इस मोमेंट की फोटो ले लेती है ताकि पूरी क्लास में शेयर कर सके। जंग बैग उसकी तरफ बढ़ाता है और पूछता है और कुछ चाहिए क्या। वो गुस्से में बैग वापस उस पर फेंक देती है और कहती है उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कंफ्यूज बनकर पूछता है अचानक गुस्सा क्यों हो रही है। दोनों फ्रेंड्स इसे नॉर्मल कपल फाइट समझकर वहां से निकलने का डिसाइड कर लेती हैं। सबके जाने के बाद जंग फाइनली फ्री हो जाता है अपनी स्किल्स टेस्ट करने के लिए। वो अपनी शैडो को कमांड देता है कि उसके साथ मर्ज हो जाए और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शुरू करने की तैयारी करता है। जंग को काली सब्सटेंस कवर कर लेती है और वो अपनी शैडो के थ्रू शैडो लेयर में पहुंच जाता है। जगह पोल्यूशन से भरी होती है, फिर भी उसे अजीब तरह से कंफर्टेबल फील होता है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो सालों से पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहा हो और फिर भी उसी में आदत हो गई हो। वो अभी 60% हेल्थ पर है, लेकिन उसका सारा पेन गायब हो चुका है और हेल्थ भी धीरे धीरे रीजेनरेट हो रही है। उसके बॉडी से एक ब्राइट करंट जैसी एनर्जी निकलने लगती है जब वो एक्सरसाइज के लिए रेडी होता है। उसे लगता है जैसे उसके बॉडी में अनलिमिटेड स्ट्रेंथ आ गई हो। कुछ ही पल में वो हंड्रेड्स पुशअप्स करने लगता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका डार्क फॉर्म शैडो लेयर में एंटर कर चुका है। इन एक्सरसाइजेस के लिए उसे शैडो पॉइंट्स मिलने लगते हैं और उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। हर पुशअप के साथ उसका बॉडी थोड़ा और स्ट्रांग होता जाता है। वो 1000 पुशअप्स पर रुकता है और बाहर जाने का डिसाइड करता है। बाहर की दुनिया अजीब तरीके से खाली लगती है। वो खुद से सोचता है कि अगर रियल वर्ल्ड में वो इतना स्ट्रांग होता तो उसके बहुत सारे डिसाइपल्स होते। फिर वो सिर्फ एक आर्म से बार एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। इसी वक्त नाइट पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू होने वाली होती है। एग्जीक्यूटिव लू वहां बैठा होता है जब एक आदमी डार्कनेस फ्लक्चुएशंस की रिपोर्ट पेश करता है। वो बताता है कि डार्कनेस में फ्लक्चुएशंस का रेंज काफी वाइड है और ऑसिलेशंस अब नॉर्मल लग रहे हैं। पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ गए हैं और एक बड़े एरिया में फैल चुके हैं। उनकी कुछ स्क्वाड्स ने दूसरे रीजन्स में भी ऐसे ही क्रैक्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक लड़की रिपोर्ट कंटिन्यू करते हुए कहती है कि इस बार ये फ्लक्चुएशंस ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि पहले ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में अनयूजुअल एक्टिविटीज ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। 4 अब नॉर्मल इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां लोगों को खींचकर शैडो लेयर के डार्क साइड में ले जाया गया है। ये इंसिडेंट्स रेयर होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता फ्यूचर में ये बढ़ेंगे या नहीं। अबिसल फिशेस शैडो लेयर डिस्टर्बेंसेस से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर शैडो लेयर क्रीचर्स को फेरोशियस वाइल्ड बीस्ट्स माना जाए तो अबिसल फिशर्स से गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर भी निकल सकता है। तभी अंकल ली, जो अब तक चुप बैठा था, मीटिंग में बोल पड़ता है और कहता है ये सब अभी सिर्फ सस्पिशंस हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहता है कि वो लोग काफी टाइम से कम्बैट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब लोग इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव लू उसे घूर कर देखते हैं तो वो कहता है रिपोर्ट कंटिन्यू करो। रिपोर्ट फिर कंटिन्यू होती है और रीसेंट में मरने वाले नाइट गार्ड्स की लिस्ट भी डिस्कस होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लू एक बड़े ग्लास विंडो के सामने खड़ा हो जाता है। वो सिगरेट निकालता है और सोचता है कि हर बार न्यू ईयर के आसपास ही ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज क्यों बढ़ जाती हैं। वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ढूंढता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने फिर से उसकी सिगरेट्स कुकीज से रिप्लेस कर दी है। तभी सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ फेंकता है, जिसे वो हाथ से पकड़ लेता है। ये ली होता है जो कहता है कि लू को हमेशा इतना सीरियस फेस लेकर नहीं रहना चाहिए। वो उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन लू मना कर देता है और कहता है उसे लंग कैंसर नहीं चाहिए। ली मजाक उड़ाता है कि वो डर रहा है, फिर कहता है अगर वो इतनी देर तक रुका है तो जरूर कुछ पूछना चाहता होगा। ली बताता है कि ऊपर से एक और नोटिस आया है। लू टेंस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है नोटिस किस बारे में है। नोटिफिकेशन सुनते ही लू और ज्यादा टेंस हो जाता है और ली से पूछता है क्या ये कंफर्म हो चुका है। ली कहता है उसके कंप्यूटर पर भी आया होगा। लू कंप्यूटर ऑन करता है। ली पूछता है क्या उसने डिसाइड कर लिया है कि उसकी बेटी किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल साइंसेज में स्पेशलाइज करेगी या ह्यूमैनिटीज में। लू को लगता है वो मजाक कर रहा है क्योंकि जंग का एबिलिटीज टेस्ट भी अभी नहीं हुआ। टेस्ट पास करने के बाद उसे जबरदस्ती एक्सेप्शनल ह्यूमन साइंसेज में मेजर करना पड़ेगा। ली खड़ा होता है और कहता है वो चाहता ही नहीं कि जंग टेस्ट दे,
ये कहकर वो वॉक के लिए बाहर चला जाता है और लू अपने ऑफिशियल काम के साथ रह जाता है। इसी वक्त पिंक हेयर वाली एक लड़की फाइल्स का एक पाइल लेकर रूम में आती है और डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलती है। लू उससे पूछता है क्या काम है। वो एक नोटिफिकेशन दिखाती है जो शैडो लेयर से आया है। नोटिफिकेशन एक नए स्ट्रेंज क्रीचर के बारे में है। क्रीचर को रिस्पेक्टफुल शैडो कहा गया है जो इंटेंस एक्सरसाइज करता है। वो काला है और बिल्कुल शैडो जैसा दिखता है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसे सबसे पहले शिंग यू रेजिडेंशियल सेंटर के गार्डन में दिखा गया था। माना जा रहा है कि ये शैडो गलती से उस एरिया में आ गया। इसे एक्सरसाइज में काफी इंटरेस्ट है और ट्रेनिंग टूल्स भी यूज करता है। इसमें अग्रेशन बहुत कम है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक्सप्लोरर्स जब इसके पास जाते हैं तो ये ग्रीटिंग भी करता है। रिस्क असेसमेंट में इसे लो थ्रेट बताया गया है और अब तक इसका कोई किल रिकॉर्ड नहीं मिला है। पिंक हेयर सेक्रेटरी बताती है कि मॉनिटरिंग टीम को यह अजीब क्रीचर रेजिडेंशियल एरिया के पास मिला है और डेटाबेस में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव की ओपिनियन लेना चाहती है। लू कहता है उसने ऐसा क्रीचर कभी नहीं देखा। सीन फिर शैडो लेयर में शिफ्ट होता है जहां जंग एक स्पाइडर की वीडियो बना रहा होता है। वो सबको बताता है कि मकड़ी में उतने ही चावल के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है। फिर वो कहता है कि इसका मीट काफी टेंडर और टेस्टी होता है और कोई भी इंसान आसानी से इसे हीट से ग्रिल कर सकता है। एक बाइट लेने के बाद किसी को भी लगेगा कि इसका टेस्ट ना बीफ जैसा है ना लैम्ब जैसा, बल्कि बिल्कुल स्पाइडर मीट जैसा ही है। ये बोलकर वो वीडियो पोस्ट कर देता है। उसे थोड़ा रिग्रेट होता है कि पहले उसे पता ही नहीं था कि लोग शैडो लेयर के सीनरी स्नैपशॉट्स में इतनी इंटरेस्ट लेते हैं। अब जब उसे पता चल गया है तो उसे लगता है कि जल्दी ही वो इंटरनेट पर फेमस हो जाएगा। वीडियो पोस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्सेप्शनल एबिलिटीज से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसे तो ऑनलाइन ऐसा कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन नहीं थी। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो हंटिंग पर नहीं गया तो वो मर जाएगा। जॉन ये देखकर घबरा जाता है और गुस्से में नोटिफिकेशन को जोर से हिट करता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उसकी रिमेनिंग लाइफ स्पैन सिर्फ 100 घंटे रह गई है। ये जानकर वो और भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी लिटरली सिर्फ 100 घंटे की रह गई है। जेनोंग को समझ ही नहीं आता कि सिस्टम उससे ये नोटिफिकेशन क्यों दे रहा है। फिर उसे याद आता है कि क्लास एबिलिटीज ओपन करने में कुछ रिस्क्स भी होते हैं। शायद ये असैसिन क्लास ओपन करने का रिस्क हो सकता है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालता है और इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगता है। नोटिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि हंटर होने के नाते अगर वो अपनी लाइफ बढ़ाना चाहता है तो उसे लगातार हंटिंग करनी होगी। तब उसे समझ आता है कि अगर वो शिकार करता रहे तो जिंदा रह सकता है। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता है कि चाहे उसका बॉडी खत्म हो जाए फिर भी उसका कोई और फॉर्म एग्जिस्ट करता रहेगा। ये लाइन का एग्जैक्ट मतलब वो समझ नहीं पाता। उसे ये भी समझ नहीं आता कि नोटिफिकेशन क्यों कह रहा है कि जब वो इस जगह पर जगेगा तो खुश होगा। वो डिसाइड करता है कि अगर कोई स्ट्रेंज क्रिएचर मारने में फेल हो गया तो अंकल ली से हेल्प मांगेगा। तभी उसकी नजर उस स्पाइडर पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि टाइम बाय करने के लिए सबसे पहले इसे ही मारना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि इस सब को रिकॉर्ड करेगा क्योंकि इससे वो और फेमस हो सकता है। वो अपना फोन एक ऐसे एंगल पर सेट करता है जहां से सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता क्योंकि उसका अकाउंट एक सीक्रेट अकाउंट है जो उसे नाइट पेट्रोल ब्यूरो से मिला है। वो अपनी शैडो के साथ मर्ज होता है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। उसके पास काफी मंकी कॉइन्स है और वो उनकी रिलायबिलिटी भी टेस्ट करना चाहता है। वो लाइव स्ट्रीम में अपने फॉलोअर्स को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर बताता है कि उसे एक स्ट्रेंज क्रिएचर मिला है। ये सुनते ही फॉलोअर्स के कमेंट्स आने लगते हैं और सब स्पाइडर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सबको वार्न करता है कि कोई आवाज न करे और धीरे धीरे स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है। स्पाइडर सो रहा होता है इसलिए वो बिल्कुल चुप रहता है। फिर वो अपनी आयरन स्टिक निकालता है जो उसने काफी पैसे देकर खरीदी थी। थोड़ी देर बाद स्पाइडर जग जाता है लेकिन शैडो फॉर्म की वजह से उसे जेनोंग दिखता नहीं। अब जेनोंग का नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन स्किल यूज करना है ताकि वो उसका वीक पॉइंट देख सके। कुछ ही देर में उसे वीक स्पॉट मिल जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब इसे फिनिश करना है। सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है जब स्पाइडर अभी जिंदा था और इस दुनिया में अभी अभी आया था। उसे ये दुनिया का एनवायरनमेंट काफी पसंद आता है क्योंकि यहाँ अबिस जैसा प्रेशर नहीं है और ना ही वहाँ के डेंजरस क्रिएटर्स। स्पाइडर खुद को एक वीक क्रिएचर मानता है इसलिए वो कॉशियस रहना चाहता है। उससे थोड़ी देर पहले अपनी ही स्पीशीज के एक अजीब क्रिएचर के साथ हुई फाइट याद आती है। उस फाइट में स्पाइडर इंजर्ड हो गया था लेकिन उसे एक अच्छा मील मिल गया था। अब वो थोड़ी देर सोकर अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करना चाहता है लेकिन सोते वक्त एक लड़का उसे डिस्टर्ब कर देता है और स्पाइडर को पता चल जाता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है। सबसे अजीब बात ये होती है कि उसे लड़का दिखता ही नहीं, इसलिए वो सोचता है कि ये जगह अनसेफ है और अपनी स्लीपिंग स्पॉट चेंज करने लगता है। तभी जोंग आयरन रॉड से उस पर अटैक करता है और उसे महसूस होता है कि शैडो पॉइंट्स उसके बॉडी से निकल रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि मैक्सिमम पावर निकालने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स पर स्ट्राइक करना पड़ता है। स्पाइडर का एचपी अब सिर्फ 40% रह गया होता है क्योंकि उसका काफी ब्लड निकल चुका होता है।
जेनोंग नेक्स्ट हिट के लिए रेडी होता है, लेकिन उससे पहले स्पाइडर उस पर अटैक कर देता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। स्पाइडर का ब्लड तेजी से बह रहा होता है और जेनोंग को समझ आ जाता है कि ये सब उसके वीक पॉइंट पर डायरेक्ट हिट की वजह से हो रहा है। फिर वो अपनी शैडो अटैक स्किल यूज करता है और हैरान रह जाता है कि ये स्किल डार्कनेस में बिल्कुल एक चोर की तरह स्लिप हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि स्पाइडर का सामना सीधा करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस सही मोमेंट का वेट करके स्ट्राइक कर सकता है। वो फाइनल ब्लो के लिए रेडी होता है और हंटर प्रे परसूट शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो फोन पकड़कर एक ब्रॉडकास्ट देख रही होती है, जहां एक आदमी अनाउंस कर रहा होता है कि नाइट पेट्रोल शहर के लोगों की प्रोटेक्शन कर रही है। वो व्यूअर्स को ग्रीट करता है और बताता है कि आज वो ड्यूटी पर है और उसका टॉपिक लो रैंकिंग अदर्स की कंस्ट्रक्शन है। लड़की अपनी फीड स्क्रॉल करती है और नेक्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट पर चली जाती है। वहां एक ग्रीन हेयर वाली लड़की दिखाई देती है जो सबको ग्रीट करती है और बताती है कि वो एक छोटे से एली रेस्टोरेंट विजिट कर रही है। लड़की पैर हिलाते हुए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट पर चली जाती है। वहां एक आदमी बोल रहा होता है कि वो आजकल काफी बिजी है। फिर एक और लड़की बताती है कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रही है। बेड पर एक जैकेट, अंडरवेयर और मैगजीन पड़ा होता है। एक और ब्लॉगर बताता है कि उसका लाइटर उसके लिए फैमिली जैसा है, अगर वो उसे पिक ना करे तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये सब देखकर व्हाइट हेयर वाली लड़की बोर होने लगती है और कंप्लेन करती है कि आजकल कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा। तभी अचानक उसे कुछ एक्साइटिंग मिल जाता है। वो जेनोंग का ब्रॉडकास्ट देख लेती है जहां वो अपना इंट्रोडक्शन नॉर्दर्न कैपिटल के यू के नाम से देता है। स्क्रीन पर अजीब क्रिएचर्स आसमान में उड़ते दिखते हैं और एक मॉन्स्टर एक रूफटॉप से दूसरे रूफटॉप पर जंप करता है। ये देखकर लड़की तुरंत सीधी बैठ जाती है। वो एक्साइटेड हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये मॉन्स्टर सच में रियल है या सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स। हमारा लड़का जो एली के पास स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, साइड की तरफ इशारा करके उस क्रिएचर को इंट्रोड्यूस करता है जो उसके पीछे है। शैडो स्पाइडर, फर्स्ट रैंक का एंशिएंट घोस्ट और सबसे वीक टाइप का अदर। स्क्रीन पर कमेंट्स फ्लड हो जाते हैं। कुछ लोग यू की लुक्स की तारीफ करते हुए उसे हैंडसम और कूल बोलते हैं, जबकि कुछ अपनी प्रॉब्लम्स कंप्लेन करते रहते हैं। एक लड़की तो ये तक कहती है कि काश उसके पास ज्यादा पैसे होते ताकि वो उसे गिफ्ट्स भेज सकती। यू कमेंट्स इग्नोर करते हुए बताता है कि स्पाइडर की शक्ल से ऐसी टेरिफाइंग साउंड्स निकलती हैं जो आम लोगों को कभी नहीं सुननी चाहिए। व्हाइट हेयर वाली लड़की कमेंट्स देखकर इरिटेट हो जाती है और कमेंटर्स को इडियट बोलकर उनकी रूड ऑनलाइन बिहेवियर पर क्रिटिसाइज करती है। वो सोचती है अगर उनके पेरेंट्स देख लें कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा। तभी अचानक वो रुक जाती है और जल्दी जल्दी अपना मैसेज टाइप करने लगती है। इसी वक्त यू शैडो में ट्रांसफॉर्म होकर अंधेरे में गायब हो जाता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो सच में कोई एक्सेप्शनल बीइंग है। ये सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। यूरी स्पाइडर के पीछे अपीयर होता है और उस पर मेटल रॉड फेंकता है। मॉन्स्टर दर्द से गरजता है और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। जमीन से एक ब्राइट रेड बीम निकलकर स्पाइडर को पियर्स कर देती है। वो हिलते हुए साइड में गिरता है और मिस्टीरियस अटैक से हैरान हो जाता है। तब यूरी हल्की सी टच करता है और जब मॉन्स्टर गुस्से में मुड़ता है तो वो मुस्कुरा कर कहता है, मैं यहाँ हूँ। स्पाइडर तुरंत उस पर जंप करता है लेकिन वो हर अटैक डॉज कर लेता है। वो उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि 8 पैर होने के बाद भी वो उसे हिट नहीं कर पा रहा। ब्लैंकेट के अंदर से लाइव स्ट्रीम देख रही व्हाइट हेयर वाली लड़की एक्साइटेड होकर कमेंट करती है कि यूरी कितना फास्ट और हैंडसम है। तभी स्पाइडर अचानक एक बड़ा पर्पल बीम रिलीज करता है जो जमीन को एसिड से भर देता है। वो हंसने लगता है और सोचता है कि यूरी फंस गया, लेकिन तब ऊपर से यूरी की आवाज आती है। वो पूछता है कि स्पाइडर को सच में लगता है कि जमीन एसिड से भर जाने पर वो हेल्पलेस हो जाएगा। मॉन्स्टर ऊपर देखता है और उसे रूफटॉप पर खड़ा देख लेता है। यूरी बस इतना कहता है कि कोई भी जगह शैडो से खाली नहीं होती है और फिर सीधा नीचे जंप कर जाता है।